बच्चों क्वांटम नंबर हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जरूर आप सब लोग 12th पढ़ के आए हो इसलिए सुने तो होगे ही, लेकिन जानते कुछ नहीं होगे। कि जानते भी हो? ठीक है, अगर कोई जानता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानता है तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत लंबी चौड़ी चीज है। मैं तुम्हें मैनर्ड वे में इतना डिलीवर कर दूंगा जिससे तुम्हें नीट और जेई में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो हेडिंग डाल दीजिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सबसे पहले तो तुम्हें उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वही मालूम होना चाहिए कि क्या है। तो इसको बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं किससे? del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साई, बोलो हाँ, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर ब्रैकेट में e माइनस v कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं u, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साई इज इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब जरा देखें, यहां पर एक एक चीज का मतलब है। ये जो del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del z स्क्वायर, इसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? लैप्लासियन ऑपरेटर। थैंक गॉड कि आप लोगों को इंजीनियरिंग नहीं करनी। हम लोगों को मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3 पढ़ना पड़ता था, तो उसमें लैप्लासियन ऑपरेटर आता भी था। आपको नहीं पढ़ना, आप इतना खाली जानते रहें। लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लैप्लासियन ऑपरेटर। जानते रहिएगा, ठीक है। डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे ये जो साई है इसको वेव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव फंक्शन कहते हैं। इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता कि मैं तुम्हें समझा सकूं। इसका ब्रैकेट में अपन लिख देंगे नो फिजिकल मीनिंग। क्या लिख देंगे? नो फिजिकल मीनिंग। ठीक है, इतनी बात अगर हो गई तो अब हमारे पास क्या बचता है? नोट करते रहे साथ साथ में। ई बचता है, जिसे एनर्जी के रिस्पेक्ट में जब कुछ ना कहा जाए, सिर्फ एनर्जी कहा जाए, तो उसका क्या मतलब होता है? टोटल एनर्जी। क्या मतलब होता है? टोटल एनर्जी। तो ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल एनर्जी को, और जो यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। समझ लगा? ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसे इसी फॉर्म में आप क्या करें? याद करके रखें। H आप जान रहे हैं, ये वही H है जिसे तुम क्या कहते हो? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके बारे में मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता रखा है। M जो है वो क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, which is always equals to 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kilogram, right? U पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए रिटन हियर। लिखने का काम जरा रफ्तार से करें। इज इक्वल टू में 0 लिखा है। इट इज 0, सॉरी इट इज 0। हो गया बच्चों? लवकर। यहां बैठ जाओ, वहां से थोड़ा क्लियर होगा। पीछे बैठ जाओ। आप लोग थोड़ा इधर, आप लोग थोड़ा इधर। मेरे प्यारे सरकार, आगे चलेंगे हम लोग और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। साई स्क्वायर की
जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 के बराबर हो सकती है। किसके बराबर? 1 के बराबर। और साई स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 0। जहां पे साई स्क्वायर 1 होगा वहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यानी कि पॉइंट बना के लिखते चले, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। जो भी आपको पॉइंट बने 0.1, साई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। और यहां लिख देना इसके सामने हियर पॉसिबिलिटी ऑफ presence of electron is maximum। और जहां 0 है यहां क्या लिख दोगे? हियर पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। और जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मिनिमम हो जाए उसे नोडल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तो पहले बता रखा है ना मैंने, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एट नोडल प्लेन साई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। यानी इट विल अटेन ऑलवेज इट्स मिनिमम वैल्यू। उम्मीद करता हूं कि इतना समझा होगा। साई स्क्वायर अधिकतम कितना हो सकता है? 1। और मिनिमम कितना हो सकता है? 0। मैक्सिमम 1 का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। जिस ऑर्बिटल जिस सबशेल के लिए उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी वहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। आई बात समझ में कि नहीं? जहां 0 हो जाएगी वो क्या कहलाएगा? नोडल प्लेन वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। ओके, या मिनिमम मींस ऑलमोस्ट 0। पक्का ना? ठीक है। अब जरा गौर पूर्वक देखते चलना। तीसरा पॉइंट में लिखना रेडियल नोड। क्या लिखना? रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-l-1। क्या होता है? n-l-1। जैसे अगर मैं मान लीजिए कि 4s ऑर्बिटल बनाऊं। क्या बनाऊं? 4s। तो 4s ऑर्बिटल बनाऊंगा तो जरा देखो, सबसे पहले क्या आएगा? 1s आएगा। उसके बाद क्या आएगा? अरे बोलो ना। फिर क्या आएगा? और उसके बाद क्या आएगा? इज दैट क्लियर? ठीक है। अब जरा गौर पूर्वक देखना। अगर मैं 4s के लिए रेडियल नोड निकालूं तो 4s के लिए n की वैल्यू कितना है? 4। l की वैल्यू 0 और बाकी 1 कितना आ गया? 3। पक्का ना? अब जरा देखो, ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है और ये 4s। तो ये एक खाली जगह है, ये एक खाली जगह है और ये एक खाली जगह है। बोलो हाँ। कुल कितने खाली जगह है? 3। और टोटल रेडियल नोड भी कितने हैं? 3। तो 2 ऑर्बिटल के बीच वह स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना ना के बराबर है, इन्हें ही क्या बोला जाता है? रेडियल नोड। क्या बोला जाता है? इट्स नॉट प्लेन। इसे क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। समझे कि नहीं समझे? तो फॉर्मूला तो रटे रहते हैं लोग, शायद थोड़ी उनके अंदर फीलिंग भी आ गई हो। बोलो। जो 1s और 2s के बीच खाली जगह है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की कोई संभावना है? क्या 2s 3s के बीच जो खाली जगह है वहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है? क्या 3s और 4s के बीच में जो खाली जगह है वहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है क्या? तो मींस दे आर रिप्रेजेंटिंग रेडियल नोड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेडियल नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक और ड्रॉ कर देता हूं रेडियल नोड, जरा आप ध्यान पूर्वक देखें और थोड़ा सा उसमें समझने की कोशिश करें। बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास 5p है। क्या है सेरो? 5p। सपोज वी हैव 5p या 4p, चलो मान लेता हूं। और 4p के लिए अगर मैं n-l-1 करूं तो जरा देखो, 4p किस शेल का सबशेल है? 4th शेल का ना? बोलो। जो उसके सामने लिखा हो उसी सेल का वो सबशेल होता है। बोलो। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। l कितना हो गया? 1। तो कितना आ गया? 2। पक्का ना? सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्या आ जाएगा? 1p। बोलो। फिर 2p,
एक झापड़ दूंगा ना तो दिमाग बनना जाएगा। 1p होता है क्या? 1 पहले सेल में p सब शेल होता है? पहले सेल में सिर्फ एक सब शेल होता है, वो कौन है? वो 1 है। समझे कि नहीं? तो p जो शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा? 2p से। तो ये क्या हो जाएगा? 2p। समझला का? ये क्या हो जाएगा? 3p। और ये क्या हो जाएगा? 4p। पक्का ना? तो देखो 2p 3p के बीच में एक खाली जगह है और 3p और 4p के बीच में एक खाली जगह है। बोलो हाँ। तो कितने आए? 2। और रेडियल नोड कितना है? 2। समझे कि नहीं समझे? तो देखो 2p और 3p और 3p और 4p के बीच का जो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना कितनी है? 0 है। उनको ही क्या बोला जाता है? रेडियल नोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साथ लिखते चलें। लिखने का काम साथ करें और थोड़ा तेज करें। पिछले पेज पे कुछ छूटा किसी का? ठीक है, लवकर लिया। सुषमा हो गया? समझा बेटा? बहुत ही सिंपल सी बात है ये। इसकी जरा मीनिंग्स को भी समझना। जो समझाया जा सकता है वो समझा दूंगा। ठीक, सबसे पहले हमने तीसरे पॉइंट में हमने क्या लिखा था? रेडियल नोड। रेडियल नोड में हमने डायग्राम के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इसे समझा सका हूंगा। रेडियल नोड के बाद आप लिखना एंगुलर नोड। क्या लिखना? एंगुलर नोड। ये बराबर होता है नोडल प्लेन के। बोलो। और ये किसके बराबर होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर के। इसी के नीचे स्टार लिख के लिख देना नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज। अगर हम लोग बात करते हैं dz स्क्वायर का, तो dz स्क्वायर के पास एंगुलर नोड तो होता है लेकिन नोडल प्लेन, क्योंकि वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कॉनिकल नोड। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इट इज ट्रू फॉर ऑल ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट ऑफ dz स्क्वायर। पीछे पढ़ा रखा है ना उसको? उम्मीद करता हूं समझे होंगे आप। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा नोडल। चलो तो हो गया, मतलब उसी में तो अपन लिख देंगे स्फेरिकल नोड। क्या लिखेंगे? स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला रहेगा n-l। क्या रहेगा? फिर पांचवा पॉइंट इंफॉर्मेशन का जो है, ये जो रेडियल नोड है ना सुषमा, इसी को ही हम बोलते हैं नोडल सरफेस। याद रख लेना, आई एम नॉट सेइंग नोडल प्लेन। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नोडल प्लेन एंड नोडल सरफेस। बोथ आर नॉट सेम। तो रेडियल नोड को ही क्या बोलते हैं? नोडल, आवाज नहीं आई, सरफेस बोलते हैं। ये पांचवा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया। लिखते चले फटाफट। लिख दिया सरकार? ठीक है, आगे चलेंगे। आगे चले, नेक्स्ट करो। लिखो लिखो। उसके बाद आएगा टोटल नोड। क्या क्या आएगा? टोटल। लिख दिया आपने? ठीक है बच्चों, बेटा लिख दिया सरकार मेरे? इधर देखो, अगला फॉर्मूला क्या है हमारे पास? टोटल नोड। टोटल नोड बोलते हैं किसको? रेडियल नोड और प्लस एंगुलर नोड के सम को। रेडियल नोड होता है n-l-1, एंगुलर नोड होता है कितना? l। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो l से l क्या हो जाएगा? ध्यान पूर्वक, क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा क्या? n-l। तो फॉर्मूला ऑफ टोटल नोड इज नथिंग बट n-l। समझ में आया?
होमवर्क दिया था कुछ आपको? हाँ दिया था ना, जिनके बिलो 100 है। ये है सब लोग? पक्का? हाँ एक करेक्शन था, देखा मैंने। 71 तो था ही। हाँ 60 ही था। ये 30 तो नीचे आ रहा था, लेकिन ऊपर बोर्ड में कर जा रहा था। h/8 पाया रहा। देख लेंगे, होगा तो कर देंगे। इधर देखो, यहाँ साथ साथ लिखो। इधर कॉपी को ऐसे कर दो, लिटा दो कॉपी को। कॉपी को लिटाना है, खुद मत लेट जाना। कॉपी ऐसे करके पढ़ते हो ना, ऐसे कर दो उसको। हाँ कैसे कर दो? तो ऐसे है ना, ऐसे कर देना। लिया ऐसे है ना, बोलो। उसको ऐसे कर देना है। पहले कॉलम में लिखना ऑर्बिटल, फिर उसके बाद लिखना रेडियल नोड। क्या लिखना? रेडियल नोड n-l-1। उसके बाद अगले कॉलम में क्या लिखना? एंगुलर नोड। क्या लिखना? एंगुलर नोड। उसके बाद अगले कॉलम में क्या लिखोगे? स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड। एंगुलर नोड का फॉर्मूला L होता है और स्फेरिकल नोड n-l होता है। खूब बात करो, हो सकता है बात करने से ज्यादा समझ में आए। और अगला है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन। और उसके बाद अगला है टोटल नोड। अगला क्या है? टोटल नोड। हमको इतनी चीजें निकालनी है, एक एक करके हम लोग इनको लिखना शुरू करेंगे। बना लिया आपने? ठीक है, थोड़ा जल्दी बनाएं। जल्दी लिखिए फटाफट। हमने लेफ्ट हैंड साइड पर ऑर्बिटल लिख दिया। ऑर्बिटल अपने मन से मैं सेलेक्ट कर दूंगा। मान लो मैंने 9i कर दिया, 8g कर दिया, 5f कर दिया, और मान लो कोई कहते 7dz², 3dx²y², और मान लो कोई कहते 9pz। पहले वाले 9z 9i है। बहुत ही सिंपल सी बात है। फॉर्मूले में वैल्यू डालना है केवल। इसके लिए n की वैल्यू बोलो जरा। 9। l की वैल्यू S-P-D-F-G-H-I, साथ में पे आ रहा है ना, तो S के लिए 0 होता है ना, तो एक कम हो जाएगा 6। ये समझे क्या बोला? अभी तुम समझे कि नहीं समझे? I के लिए L की वैल्यू कितनी होगी? क्या? ये बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं बहुत बहुत बढ़िया होते हैं, मस्त क्लास में बैठेंगे। हाँ भाई तुम बताओ, कहेंगे सर तो प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। ये S-P-D-F-G-H-I, तो L की वैल्यू इसके लिए 0 1 2 3 4 5 6। समझे क्या? ठीक है, तो जितने नंबर पे आए उससे एक कम कर देना, क्योंकि S के लिए L कितना होता है? 0 होता है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 6 -1, तो कितना आ गया? 2। 8g, G के लिए L की वैल्यू कितनी होगी? 4। S-P-D-F-G, बोलो। 5वें नंबर पे G आता है ना, ABCD से G ना निकाल देना, S-P-D-F से G निकालना है। पक्का ना? ठीक है, तो 8 -4 -1, तो कितना आ गया? 3। 5F के लिए L की वैल्यू 3 -1 कितना आ गया? 1। 7dz², तो D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 2। पक्का ना? -1 कितना आ गया? 4 आ गया। इधर देखो 3 -2 -1 0, बोलो। 9 -1 -1 कितना आ गया? 7। अब अगर बात करता है एंगुलर नोड की, तो एंगुलर नोड की अगर बात करेगा तो देखते चलो, L की वैल्यू कितना है? I के लिए 6, यही वाला L है ना, और G के लिए 4, F के लिए 2 2 1। नहीं समझा? आगे देखो, स्फेरिकल नोड n-l, इतनी वैल्यू पूछ रहा है।
हाँ। अरे बोलो ना। 9 माइनस 6 कितना आया? 3। 8 माइनस 4 और 5 माइनस 3 7 माइनस 2 3 माइनस 2 9 माइनस 1। आगे देखें नोडल प्लेन। नोडल प्लेन किसके बराबर होता है? एल के बराबर। पीछे पढ़ाया है ना? ठीक है, कम से कम इतना इज्जत रखना, पीछे पढ़ाया हूँ। तो इसमें कितने नोडल प्लेन? 6, इसमें 4, 3, इसमें 0, क्योंकि वो dz स्क्वायर है। The concept of nodal plane is not applicable for the dz square. Here we study about conical node. ऐसा मैंने पढ़ाया है, पक्का? ठीक है, आगे जरा देखें। 2 और इसके लिए 1। अब आ गया बात टोटल नोड की। किसकी? n माइनस 1। तो 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 1 7, 5 माइनस 1 4, 6 2 8। ऐसी छोटी छोटी फॉर्मूला बेस्ड बातें आती हैं, ठीक है? उनकी जरा सी भी ताकत नहीं है, केवल आपको अटेंटिव होके काम करने की जरूरत है और डिस्टिंग्विश करके रखने की। हाँ बेटा बोलो। कुछ नहीं बोलोगी तो उनसे क्या कह रहे हो? अच्छा, मतलब ऐसा कैसे होता होगा किसी पूछना पड़े क्या लिखा है? जैसे साफ तो लिखा है ना, और बोल बोल के भी लिखते हैं कई बार। मुझसे पूछ लिया करो। पानी है सरकार? कुछ मिलाई तो नहीं हो? मेरे जगह तो बहुत पढ़ाते हैं, अभी इनके बगल बैठूंगी पानी रख के, फिर बुद्धि सही कर दूंगी इनका। थैंक यू। लिख दिया शेरों? सबने लिख दिया? समझ में आया? समझना क्या है, इसको रट्टा मारो, मतलब समझने के साथ साथ इसको याद करो। बहुत ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूले हैं, उनको आपको क्या करके रखना है? मेमोराइज। क्लियर? बाकी नोडल प्लेन वगैरह के बारे में पीछे मैंने पढ़ाई रखा है आपको। आगे चलेंगे तो एक क्वेश्चन देता हूं, करिए। Which of the following, या ये ऐसे लिख दीजिए, क्वेश्चन लिखिए कि नंबर ऑफ spherical and conical node in dz square in ऐसे 4 dz square. Number of spherical and conical node in 4 dz square. स्फेरिकल नोड कैसे निकालोगी? n माइनस, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2। और कॉनिकल नोड dz स्क्वायर में 2 होता है तो जानते हो, पीछे बता रखा है ना, ये z है, ये ऐसे और ये ऐसे। बोलो, तो ये एक कॉनिकल नोड ऊपर की तरफ आता है, इसके एक कॉनिकल नोड नीचे की तरफ आता है जी? ठीक है, तो कॉनिकल नोड भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, अच्छे से। ये कुछ बातें थी। अब हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे और बातों को समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा और बेहतर वे में, ठीक है? बोलो। अब हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं एक एक करके, साथ लिखते चलना। ये जो रेडियल वेव फंक्शन होता है, क्या बोला? इट इज नॉट रेडियल नोड, इट इज रेडियल वेव फंक्शन। तो रेडियल वेव फंक्शन जो है वो बराबर होता है एंगुलर वेव फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई
ये जो वेव फंक्शन है ये बराबर होता है, सॉरी, जो वेव फंक्शन है, क्या बोला, वो बराबर होता है रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। किसके बराबर होता है? तो वेव फंक्शन को साई से लिखते हैं। इसको बनाने में 3 क्वांटम नंबर का हेल्प होता है, n, l, m। और जो रेडियल वेव फंक्शन है इसको साई r से लिखते हैं। इसको बनाने में 2 क्वांटम नंबर रखते हैं, n और l। और एंगुलर वेव फंक्शन को साई थीटा से लिखते हैं। इसको बनाने में 2 वेव क्वांटम नंबर लगते हैं, l, m। समझ लगा? हाँ। तो आपको मॉड्यूल वगैरह में एक आध क्वेश्चन दिखे होंगे ऐसे। आपको लिखा होगा, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेता हूँ इसी के जस्ट बाद कि साई 3, 1, 1 रिप्रेजेंट, क्या कह रहा है, साई 3, 1, 1 रिप्रेजेंट। ऑप्शन नंबर 1 दिया है px ऑर्बिटल। ऑप्शन नंबर 2 दिया है, ध्यान से इधर ही नजर जमाओ, py ऑर्बिटल। क्या दिया है? py। और ऑप्शन नंबर 3 दिया है px एंड py ऑर्बिटल। बोलो। और ऑप्शन नंबर 4 दिया है pz ऑर्बिटल। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है? होश में हो सब लोग? पक्का? ठीक है, तो देखो गौरपूर्वक, अगर मैं साई n, l, m से कंपेयर करूं साई 3, 1, 1 को, तो मेरे पास n, l, m की वैल्यू 3, 1, 1 आ जाएगी। ऐसा तुमको समझता है? आवाज नहीं आई? ठीक है, अब जरा देखो, अगर l की वैल्यू 1 है मींस दे आर टॉकिंग फॉर p सबशेल के पास l ऑर्बिटल नहीं, सबशेल को बताता है दीदी, भी कूटूंगा पकड़ के। px होता है एक, और ये क्या होता है pz, और ये क्या होता है py। पक्का? l की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? 1। तो m क्या हो जाएगा? -1, 0। तो दीदी ये इंटर कन्वर्टेबल है क्या आपस में? पक्का? यानी इसको मैं +1 और इसको -1 बोल सकता कि नहीं बोल सकता? तो जरा देखो, n, l, m, ये देखे जरा देखो, ये 3p x को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और ये 3p y को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। नहीं समझ? पता नहीं समझ रही? तो देखो, अगर जल्दबाजी में बैठे रहोगे तो पहले ऑप्शन को ही टिक मार के आगे चले जाओगे। बोलो। और अगर धैर्यवान तरीके से बैठे रहोगे तो किसको टिक करोगे? थर्ड वाले। इंपॉर्टेंट है, इज वेरी ट्रिकी। समझे क्या? जो आपने मॉड्यूल में क्वेश्चन देखा था इससे सरल था, क्योंकि उसने इस तरह के ऑप्शन नहीं बनाए थे। मैंने थोड़े घुमा के ऑप्शन बना दिए, कोई पाप कर दिया, कोई गलती कर दी। नोट करें फटाफट। आते हैं? क्यों नहीं आते? अभी इधर 2-4 सालों में पेपर का लेवल बहुत कमजोर हो गया। इस ऐसे कोई एग्जाम होना ही नहीं चाहिए जिसमें बच्चा आउट ऑफ स्कोर करे। IIT को दे दो पेपर बनाने को, अभी देखो बुद्धि सही कर देगी। IIT में पिछले भी 2 बार से लोग आउट ऑफ। हाँ, बट एक एडवांस में तो कोई आउट ऑफ पैदा ही नहीं हुआ धरती पे जो ले आए। पूरे भारत के टीचर मिलके पेपर दें तो भी आउट ऑफ नहीं ले पाएंगे। विश्व का सबसे कठिन एग्जाम है, भारत का ही नहीं। एडवांस क्वालिफाई करना कोई मजाक की बात थोड़ी है। खोपड़िया चाहिए उसके लिए, खोपड़िया। उसको बनाता हो जो होगा वो कितना। हाँ, बहुत सारे लोग मिलके बनाते हैं। कानपुर IIT पेपर बनाए तो बुद्धि हरी कर देती है।
फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो भी जाता है, एडवांस का मैथ अच्छे से नहीं होता, फिजिक्स भी उससे अच्छे से नहीं होता। हाँ फाइनली ना, फाइनली तो एग्जाम होता है तो बुक सब अलाउड कर देते हैं, इंटरनेट सब। इसलिए वो जिंदगी में थोड़ा ढंग का काम करते हैं ना, कुछ इन्वेंट करते हैं ना। हालांकि अभी बहुत बुरी हाल है, IITians भी 10 लाख की नौकरी नहीं पा रहे हैं इस साल का। अभी डेटा देखोगे तो काफी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। और दूसरी चीज, ये जब से Z कैटेगरी के बच्चे आने लगे हैं ना, इनको रोक पाना बड़ा कठिन होता है, ये कहीं एक जगह स्थिर होकर काम नहीं करते। हालांकि Z कैटेगरी नहीं जानते हो, जेन Z बच्चे होते हैं ना, कोई बात नहीं, चिंपैंजी नहीं रे, जेन Z। नेक्स्ट जनरेशन, तुम्हारी जनरेशन को जेन Z कैटेगरी बोला जाता है। ये 30 सेकंड की रील को 10 सेकंड में स्किप कर देते हैं। इनके पास किसी चीज के लिए पेशेंस नहीं है, पाना तो सब कुछ चाहते हैं ये तुरंत, शॉर्टकट पाथ। मम्मी पापा को कहो गाली दे दे। जी कैटेगरी के बच्चे किसी मतलब अपने से बड़ों को भी उल्लू समझते हैं, अपने से छोटों को भी उल्लू समझते हैं। वो अपने स्मार्टनेस के सामने पूरी दुनिया बेकार समझते हैं। है आप उसमें न जाना, क्योंकि आप हमारे हाथ में हो। हम टीचर तो बाद में हैं, रंगबाज पहले हैं। हाँ लगभग तो तुम लोगों का डेट ऑफ बर्थ वही होगा ना। सुषमा जी 86 है सर। नहीं कोई नहीं, देखो पेपर अच्छा बनेगा तो क्वेश्चन पूछेगा, बट इट इज द पार्ट ऑफ सिलेबस, सो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसे आपको अच्छे से पढ़ा दूं। क्वेश्चन पूछे ना पूछे वो अलग की बात है। ये इतना समझ में आया आपको? ठीक है। आगे सरकारों, अगर इतनी बात समझ में आई, एक क्वेश्चन आप करके दिखा दो कि साई 4 2 -2 represent option number 1 dx square y square, option number 2 dxy, option number 3 1 and 2, option number 4 dyz। और शुद्ध लिख दूं, और शुद्ध लिख दूंगा तो यहाँ 4 कर दूंगा। लो सॉल्व करो फटाक से। वन एंड टू इज द राइट आंसर। कैसे आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखो श्रीमानो, अगर मैं n की वैल्यू कंपेयर करूं उसे तो कितना आ जाएगा? 4। l कितना आ जाएगा? अरे आवाज तो दो बाबा, ऐसे लग रहा है दीवार वाल पड़ रही है मुझसे। और m की वैल्यू कितना आ गया? -। अच्छा l की वैल्यू 2 यानी d सबशेल। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन d सबशेल? बीच वाले को dz स्क्वायर, इसको dxy, इसे dyz, बोलो हाँ, इसे dzx, इसे dx स्क्वायर y। देखो जिसके नीचे xy है वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, और ये भी दोनों आपस में क्या रहते हैं? इंटर कन्वर्ट। तो ये -2 -1 0 +1 +2, ये उल्टा करके भी लिख सकते हैं इसको, हाँ या ना? ठीक है। तो अब जरा प्यारे सरकार गौर पूर्वक इस बात को समझ लेना कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बाबूजी? बोलो। तो ये dxy और dx स्क्वायर y स्क्वायर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई आंसर इज 3। पक्का समझ में तो आया होगा सबको? ठीक है। अच्छा नहीं लगा? आगे चलेंगे और असली खेल शुरू करेंगे। आगे असली खेल है, 3 तरह के कर्व होते हैं। 11th की एनसीईआरटी है किसी के पास? एनीवन? है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। किसी के पास है क्या? ये देखो सूरमा है, इधर लाओ। देखो एनसीईआरटी बड़ी बेकार किताब है,
पूछो क्यों? आग तो हर जगह जलाता है बट अच्छे से आग लगाता नहीं है, तो वो तो अपने आप को सेफ कर लेता है, वो तो कह देगा कि सिलेबस में है। ये देखो पेज नंबर 57 में ये 4 ग्राफ दिए हैं बड़े बेहुदे से। बोलो, इनको पढ़ के जान के आज तक कुछ जान पाए? आवाज नहीं आई? नहीं। आज जान सकते हो। और कॉपी को, बुक को फेंको उधर और सर का लो प्रॉपर आशीर्वाद। कैसा आशीर्वाद? प्रॉपर आशीर्वाद। हमको 3 तरह का ग्राफ समझना है। उस 3 तरह के ग्राफ में जो पहला ग्राफ है वो है रेडियल, क्या है? चंचल सर दर्द कर रहा है क्या? वो क्या है? रेडियल वेव फंक्शन कर्व। क्या है? रेडियल वेव फंक्शन कर्व। देखा तो जरूर होगा आपने, ये अलग बात है कि समझा भले कुछ ना हो। रेडियल वेव फंक्शन कर्व जो है बच्चों, वो खींचा जाता है, सबसे पहले जान लो, साई आर या आर के बीच में। सम टाइम साई आर को क्या लिख देते हैं किसी किसी किताब में? कैपिटल आर आर या आर के बीच में। समझे क्या? तो जो भी कोई ग्राफ साई आर और आर के बीच में लिखा हो उसे क्या बोलते हैं? रेडियल वेव फंक्शन कर्व। इसके बारे में दूसरा पॉइंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस सब शेल के लिए, किसके लिए? एस सब शेल के लिए ये हमेशा y एक्सिस से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? और रिमेनिंग के लिए ये शुरू होगा ओरिजिन से। किससे शुरू होगा? ओरिजिन से। पक्का? और तीसरा पॉइंट जान लें कि सबसे पहले रेडियल नोड निकालें। जितने रेडियल नोड आएंगे उतनी ही बार आपको y एक्सिस को कट करना है। क्या बोला मैंने? ठीक है, सॉरी एक्स एक्सिस को, सॉरी किसको? एक्स एक्सिस। जैसे मान लीजिए कोई कहे 8s का आप क्या खींच दो? रेडियल वेव फंक्शन कर्व। क्या खींच दो? रेडियल वेव फंक्शन कर्व। तो सबसे पहले मैं n माइनस l माइनस 1 करूंगा, 8 माइनस 0 माइनस 1 7 आ जाएगा। तुरंत मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? साई आर वर्सेस आर। उसके बाद मैं तुरंत काम शुरू कर दूंगा। समझे क्या? काम क्या कहलाता है जरा देख लो बच्चों। अगर S है तो कहां से शुरू होगा? यहां से। देखो ये कितना हो गया? एक बार कट किया, बोलो 2 3। अगले का एम्पलीट्यूड पिछले वाले से छोटा होना चाहिए। कितनी बार काट दिया? 3। उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब मत काटना। कितनी बार काटना है? अब मत काटना। तो लड़कियां तो काटने में एक्सपर्ट है ना? बोलो। अबे क्या हुआ? लड़कियों को काटना बहुत अच्छे से आता है। y एक्सिस को तो x एक्सिस, अरे किसी को भी काटो, कोई फर्क पड़ता है। इसको यहाँ वहां ड्रॉ कर दूं, कर x एक्सिस को काटेगा। बोलो हाँ। कितनी बार काटोगी? 7 बार। पक्का ना? ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? रेडियल वेव फंक्शन कर्व। मान लो कि रेडियल वेव फंक्शन कर्व तुमको खींचना है 8g के लिए। किसके लिए? 8g वैसे होता है जैसे पार्ले जी होता है। 8g क्या है? एक सबशेल है। क्या है? एक सबशेल है। तो प्यारे बच्चों 8g को जरा देखें। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ चंचल? साई आर, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ये कर्व कभी ना कभी तो आंख से टकराया होगा। टेस्ट सीरीज दिए होंगे तो कभी ना कभी तो इस पे क्वेश्चन आया होगा। तो वहां क्या करते थे? छोड़ देते थे। बड़ा अच्छा करते थे। कोई बात नहीं, सुन लीजिए, नहीं तो आपको तो मालूम है कि आपको पहले पढ़ाया नहीं है अच्छे से। तो देखें 8g के लिए क्या करोगे? n माइनस l। तो 8 माइनस l की वैल्यू माइनस l की वैल्यू 4 लिखोगी? हाँ ठीक है। तो कितना आ गया? 3। बोलो हाँ। तो 8g है। y एक्सिस से शुरू करो? कहां से शुरू करोगे? ये देखो यहाँ क्या लिखी हो कि s का कहां से जाता है? रिमेनिंग कर्व कहां से जाते हैं? नहीं समझा?
तो देखो इसको कहां से खींच दोगे, ओरिजिन से। देखो ये देखो, एक हुआ ये, नीचे ले जाएंगे, कितनी बार काटना है, 2, बोलो हाँ, उसके बाद 3, फिर आगे मत काटना। क्या बोलते, पक्का ना? कोई कहे कि 7p का खींच के दिखाओ, क्या कह दे, 7p। तो n माइनस l, पक्का? तो 7 माइनस, पक्का? तो जरा देखो क्या कर दोगे, कितना आ गया, 5 आया, पक्का? ठीक है, तो यहीं से शुरू करो, 1 2 3 4 5। क्या बोलते, अगर तुमसे कोई कह दे कि 8p का खींच के दिखाओ तो n माइनस l माइनस 1, 8 माइनस 1 माइनस 1, 6, बोलो हाँ। रेडियल वेव फंक्शन कर्व साई r और कहां से खींचोगी, 1 2 3 4 5 6, बोलो हाँ। चक्कर आ गया, जितने रेडियल नोड आएंगे उतनी बार एक्स एक्सिस को काट देना, 1 2 3 4 5 6। देखो 7वीं बार यहां मैंने टच नहीं करना है, थोड़ा सा विकलांग जैसा बना दिया, समझा क्या, पक्का ना? ठीक है, तो पलक झपकते ही छाप लीजिए, write down the complete content within twinkling of an eye. RR से, RR करना नहीं है, RR लिखना है, और एक्स एक्सिस को काटना है। काटने से बहुत सारी बातें मन में आ जाती हैं। आपने भी महसूस किया होगा, कभी आप मेहनत करके पैसे कमाइए और आप पैसे रखे रहिए, और किसी को भी पता लग जाए ये बात, आपके आस पड़ोस, दोस्त यार पड़ोसी, किसी को भी पता लग जाए कि आपके पास क्या रखा हुआ है, क्या, तो उसको काम लग जाएगा, तुरंत वो तुमसे क्या कर देगा, पैसा मांग लेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको डिस्क्लोज करना उचित नहीं रहता है, उसमें से नहीं तो तुरंत क्या हो जाता है, कट जाता है। अभी जिसने मेहनत करके पैसे जोड़े हैं, देखते ही जिसने कुछ नहीं किया उसको काम लग जाता है उसका। स्लाइड चेंज कर दो, लो कर दिया। आज कहाँ गई तुम्हारी दोस्त? अच्छा दोनों है, झगड़ा कर ली हो क्या आज? बस एटॉमिक स्ट्रक्चर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, ज्यादा ज्यादा कल या बहुत ज्यादा तो परसों। आपने दो शब्द बताए थे कि जब वो बोलूं तब समझ जाना कि हाँ, ज़ीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। अगला यूनिट क्या लोगे? बोल कॉन्सेप्ट। एक्सेप्शन ऑफ बोल कौन? जीमेल सीक्रेट और स्टार। हाँ, स्पेक्ट्रल लाइन। नेक्स्ट, लवकर लवकर।
हो गया? हाँ सर। इसको खींच दो फ्लैग से। अरे बहुत कलाकारी मत करो, फटाफट खींच दो। हो गया? चलो बच्चों आगे देखें। दूसरा कर्व जो चंचल पढ़ना है तुम लोगों को, वो पढ़ना है, जान दो किसके किसके बीच। उसका पहले नाम जान लो। उसको बोलते हैं रेडियल, क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। क्या बोलते हैं? ये खींचा जाता है बच्चों साई स्क्वायर आर और आर के बीच में। किसके किसके बीच में? अब एक बात समझ के रखना, अगर कहीं लिखा है a इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, क्या लिखा है? और मान लो मैंने y की वैल्यू 2 पुट कर दिया। कितना पुट कर दिया y? 2। तो a कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4। और एक बार मैंने y की वैल्यू -2 पुट कर दिया, तब a कितना आ जाएगा? 4। यानी स्क्वायर होने की वजह से नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब लिसन, इसमें देखो सब कुछ एज इट इज है, केवल y वाले हिस्से का स्क्वायर हो गया, यानी कि ओरिजिन से नेगेटिव कर्व नहीं जाएगा। चक्कर आ गया? ओरिजिन से नेगेटिव में ही तो y नेगेटिव होगा, और अगर साई का स्क्वायर हो गया तो कभी भी y की नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। नेगेटिव भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव। नहीं समझा अच्छे से? तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से बनेगा कर्व। जरा देखो, गौर पूर्वक देखना। सबसे पहले जैसे मान लो 8s है, क्या है? 8s या 8s है अगर, तो आपके पास देखिए n माइनस l माइनस 1, 8 माइनस 0 माइनस 1, तो कितना आ गया? 7। कर्व किसके किसके बीच खींचना है? इसको तुम r स्क्वायर r भी लिख सकते हो, या चाहो तो साई स्क्वायर r भी लिख सकते हो। दोनों का मतलब क्या है? सेम है, केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। अब जरा देखो, s है तो ओरिजिन से शुरू होगा? थैंक गॉड, याद है ना? सो के तो क्लास नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो कहां से शुरू होगा? y एक्सिस से शुरू होगा। तो चलो देखो देखो, इधर देखो 1। अब नीचे चला जाओ? नीचे मत जाना, क्योंकि r का क्या है? स्क्वायर। तो इसके बाद एक ऐसे बढ़ जाए, देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद आगे मत कट करना। हाँ जी, समझा? नहीं समझा? हाँ समझा ना। ठीक। The name of this curve is radial probability density curve. Radial probability density curve. सर जी भैया, जो एनसीईआरटी में दिया उसमें 2x का बना है रेडियल वेव फंक्शन कर, लेकिन उसमें तो इसमें भी वो माइनस में नहीं जा रहे हैं, ऐसे भी उसमें भी उसने माइनस में जाते नहीं है। उसको प्लॉटिंग का स्टाइल देखोगे तो अलग तरीके से किया है।
हेड डाउन ना करो बेटा, सीधे बैठो। नींद आ रही है? शकल पे तो तुम्हें नींद भरी पड़ी। अच्छा, हो गया? ठीक है, आगे देखिए बच्चों, इसको छाप दीजिए फटाक से। हो गया? नेक्स्ट आप खुद बनाइए। 9p 9p के लिए रेडियल नोट कितना आ जाएगा? n माइनस l माइनस 1 9 माइनस 1 माइनस 1 7 आ जाएगा। आपको रेडियल प्रॉपर्टी डेंसिटी कर्व बनाना है, तो क्या करोगे? साई स्क्वायर r और r के बीच में कहां से शुरू करोगे? ओरिजिन। वेरी गुड। कितनी बार काटोगे? 7 बार। बेचारा बच भी पाएगा 7 बार कटने के बाद? 1 2 3 4 5 6 7। बोलो हाँ। हाँ दीदी, समझा? पक्का? वेरी गुड। अच्छा है, कहीं जगह पढ़ाया जाता होगा ये। नेक्स्ट, तीसरा कर्व आपको पढ़ना है। कोई है क्या इसमें रिपीटर में जिसे पहले से आता रहा हो ये? एनीवन? कोई भी? ठीक है, आगे चले। अरे जिसे मैंने न पढ़ाया, सुषमा दीदी को मैंने ही पढ़ाया। इधर देखो, ध्यान पूर्वक देखे। अगला तीसरा कर्व आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है 4 पाई और साई स्क्वायर r और r के बीच में। किसके किसके बीच में? 4 पाई r साई स्क्वायर r और r के बीच में। समझे क्या? 4 पाई नहीं, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर साई स्क्वायर r है। वो क्या है? 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर r। क्लियर? बोलो। ठीक है, और r के बीच में पढ़ना, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कर्व। क्या बोलते हैं? या कहीं कहीं रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व। पिछला वाला क्या था? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व। रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व, सारे रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व कहां से जाते हैं? ओरिजिन से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स आर स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, चाहे एस हो चाहे कुछ भी हो। ऑल रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन। रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन। सबके सब कहां से स्टार्ट होंगे? और जरा देखो इधर साई स्क्वायर है ना, तो वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाएगी? बोलो। ठीक है, तो जरा देखिए, जैसे मान लीजिए कि 10s है हमारे पास। क्या है? तो n माइनस l माइनस 1, 10 माइनस 0 माइनस 1 9 आ गया। हमको कर्व खींचना है किसके किसके बीच में? 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर साई स्क्वायर r और r के बीच में। कहो हाँ। अब ये कर्व कैसा जाएगा? सब ओरिजिन से जाएगा। s हो, p हो, d हो, सब ओरिजिन से जाता है। यही तो लिखे हो ना कि ऑल रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से स्टार्ट कर दो बेटा। 1, बोलो नीचे चला जाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9, बस
The trick is that it is started from origin for all subshell, ये for all orbital. सबके लिए कहाँ से शुरू होगा? ओरिजिन से. उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा. जेई में इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. नीट में ज्यादा से ज्यादा क्या बना देगा कि यही कर्व दे देगा, बोलो, और पूछेगा कि किस ऑर्बिटल का है. समझे? कुछ नहीं करना है, नोट गिन के ठक्क से जान सकते हो. नहीं समझा? समझा. ऐसे सुखंडी सा क्वेश्चन बनाएगा. दिखाऊं? इसको पहले बना लो. बना दिया? ऐसे क्वेश्चन देगा. देखो ऐसे कहेगा कि which orbital is represented by given curve. ये हमको कर्व दे दिया. देखो यहाँ लिख देगा वो हमको साई आर, और यहाँ पे क्या लिख देगा? आर. बोलो. और यहाँ शुरू कर दिया 1 2 3 4 कर दिया. कितनी बार काट दिया? 4. तो रेडियल नोड टोटल कितने आ गए? 4 आ गए. हमको ऑप्शन नंबर 1 दे दिया कि ये हमें दिया है 6PZ. ऑप्शन नंबर 2 में हमको दे दिया 8S. ऑप्शन नंबर 3 में दे दिया हमको 10G. ऑप्शन नंबर 4 में दे दिया 2S. तो कैसे जानोगे? खट से रेडियल नोड निकाल दो. 1 2 3 4. n माइनस l माइनस s करो. 6 माइनस 1 माइनस 1 4. बोलो हाँ. कितना परसेंट था? और अगर इधर करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 माइनस 0 माइनस 1 10 माइनस 4 माइनस 1 2 माइनस 0 माइनस 1. बोलो हाँ. ये तो बहुत आसान ऑप्शन था. अब इसी को ऐसे सेट करूंगा. देखो ऐसे लिखा रहेगा 6PZ, और नंबर ऑप्शन नंबर 2 में मैं कर दूंगा कि जो है 5S. ऑप्शन नंबर 3 में कर दूंगा 1 and 2 बोथ, और ऑप्शन नंबर 4 में कर दूंगा कि 9G. अब क्या आंसर आएगा? 6PZ. अभी भी 6PZ ही आएगा. ये मत कह देना कि नहीं तो एडो की तरह यहाँ रेडियल नोड निकालो, n माइनस l माइनस 1 करो 4 आ जाए, और यहाँ n माइनस l माइनस 1 करो यहाँ भी 4 आ जाए. तो तुम्हें लगे दोनों सही है. अबे इसका जो रेडियल फंक्शन कब जाएगा वो y एक्सिस से जाएगा. The curve is started from the origin. That's why this answer is never correct. नहीं समझा? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है. वैसे इस पे मैं बहुत क्वेश्चन बना सकता हूँ. अभी उसके लिए थोड़ा अच्छे क्वेश्चन बना दूंगा. अभी के लिए तुम इतना जानते रहो. समझ लगा? कीजिए फटाफट. हम लोगों ने 3 कर्व बनाना सीखा. तुम्हें भी आया कुछ समझ में? बोलो. ठीक है. हो गया? अब फटाफट फिनिशिंग लाइन पे चलना है, तो हेडिंग डाल लीजिए पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ. क्या है अगला? पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ. खाली लिखना है क्योंकि पीछे मैंने समझा रखा है उसको. पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ. क्या लिखोगे? पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ. No two electrons can have same value for their all 4 quantum numbers. No two electrons can have same value for their all 4 quantum numbers. No two electron can have same value for their all 4 quantum number in any atom. No two electrons can have same value for their all 4 quantum numbers in an atom. इधर देखो बच्चों,
मान लीजिए कि मेरे पास नाइट्रोजन मौजूद है। कौन मौजूद है? नाइट्रोजन। इट्स एटॉमिक नंबर इज 7 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 एंड 2p3। बोलो हाँ। अगर मैं इसका सारे इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम नंबर निकाल दूं तो देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू प्लस हाफ। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू, क्योंकि s में जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा एक प्लस हाफ होगा एक माइनस हाफ होगा। बोलो हाँ। इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीसरा है और ये चौथा। मतलब इसका 2 है वो एक्चुअली तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन है ना। 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एटम के तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू, अरे बोलो ना, 2, l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू, इसके लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू। इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। वो 3 इलेक्ट्रॉन एटम के 5th, 6th और 7th इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू, m की वैल्यू, इकडे बघा ऐसा है ना, -1 0 1 2 3। तो कितना है? माइनस s की वैल्यू, इसके लिए n, l, m, इसके लिए 2 और s कितना है? प्लस, और l, m और s प्लस। देखो सातों के लिए चारों क्वांटम नंबर निकाल दिए। क्या किसी 2 के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम है? नहीं। अगर 3 क्वांटम नंबर बराबर हो भी जाए तो चौथा बराबर नहीं होगा। यानी कि किसी भी एटम में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी आपस में बराबर नहीं। अगर 3 बराबर हो भी जाए तो चौथा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। समझला का? पक्का? दिस इज द पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ। भाई सातों इलेक्ट्रॉनों का मैंने चारों क्वांटम नंबर निकाल दिया। आपस में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स आपस में सेम है क्या? नहीं। दैट्स इट। इसका मतलब जो भी कुछ लिखा है 100% सही लिखा है। बिल्कुल लिखना है। लिख डालिए फटाफट। हो गया? हेडिंग डालिए। Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. शुरू करें। देखें इसका जो देसी वर्जन है, सामान्य तौर पे जो उस पे बातें होती हैं वो कुछ इस तरह से। आपको पीछे यही बताया गया होगा कि हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब शुरू होगी जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाए। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन डालना है ऐसे डाला जाएगा। जैसे मान लो कहीं है 2p4 तो ऐसे डाला जाएगा। 2p4 इस तरह से नहीं डाला जा सकता है।
कि 2p4 तुम इस तरह से डाल दो, 1 2 3 4 और इसको खाली रखो। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब शुरू होगी जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाचो। यही तो पढ़े होगे आप। मैं थोड़ा इसका अलग रूप दिखाता हूँ। हुंस रूल कहता है कि वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होगा जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा हो। क्या कहता है? अब मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला जान लो। मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1, जहां पे s है टोटल स्पिन। क्या है? टोटल स्पिन। ये ऐसे निकालते हैं ±1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालते हैं? ±1/2 इंटू नंबर ऑफ। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव साइन किसके लिए लेंगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए। और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके लिए कैसा साइन लेंगे? नेगेटिव साइन लेंगे। और क्लॉकवाइज मूवमेंट को ऐसे भी लिखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को ऐसे भी लिखते हैं। ये तो जानते होगे ना। अब जरा गौर पूर्वक देखना ध्यान से। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 2p4 है। मैंने तुम्हें जो डेफिनेशन बोला है वो अपने हिसाब से बोला है। मैंने बोला है कि हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि दोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल इन विच मल्टीप्लिसिटी इज मैक्सिमम। वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अधिक स्टेबल होता है जिसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? ज्यादा। अब 2p4 को मान लो कि एक बच्चे ने ऐसा भर दिया। देखो कुछ ऐसा भर दिया, 1 2 3 और 4। बोलो हाँ। एक बच्चे ने 2p4 को कुछ ऐसा भर दिया कि 1 2 3 4। बोलो हाँ। और तो कोई तरीका है नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो 2p4 में ऐसा कर सकता है या इसको कैसे कर दे, 1 2 3 4। सबका मतलब एक है, बिकॉज दीज ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजेनरेटेड का मतलब समझते हो? जिनकी ऊर्जाएं आपस में समान हो। When the energy of orbital is exactly equals to each other, then they are also known as degenerated atomic orbital। ये शब्द आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? तो देखो गौर पूर्वक देखो, नजर ऊपर। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं? 3। तो इनका स्पिन क्या हो जाएगा? +1/2 इंटू 3, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा? 3/2। और कितने एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं? तो इनका हो जाएगा -1/2 इंटू 1। तो कितना आ गया? टोटल निकालते हो तो जोड़ते हो ये जोर से। तो टोटल स्पिन जो आया, कैपिटल एस से लिखना है इसे, सॉरी। टोटल स्पिन जो आपका आया वो कितना आ गया? इन दोनों को जोड़ दो तो S टोटल कितना आ जाएगा? 3/2 -1/2 कितना आ गया? 1। ये तो समझे ना? प्लीज बेटा इसको जोड़ना तो सब जानते होंगे ना? पक्का ना? क्या हुआ? एक पेड़ में अच्छा नहीं, ऐसा मुझे थोड़ा इसको वो करना पड़ेगा कि 1/2 इंटू ये वेट हमने क्या बोला? टोटल, सॉरी, ये मल्टीप्लिसिटी निकाला ना। थमा, थोड़ा सा करेक्शन है, वो मेरे फीलिंग का पार्ट है, डोंट वरी। ये हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बजाय अनपेयर्ड के अपन क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रॉन। पक्का ना? तो इनका देखो, तो ये टोटल हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे। पूछो कैसे? नजर ऊपर। इसके लिए देखो +½ आएगा क्योंकि एक ही है ना। इसके लिए भी, इसके लिए भी, बट दूसरा जो है वो तो +½ -½ +½ 1। समझे कि नहीं समझे? ऐसे नहीं कर सकते, दोनों को सबका एक ही मतलब है। चक्कर आ गया। ठीक है, तो इसका टोटल स्पिन कितना आया? 1। तो मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा इसका? 2 इंटू, अरे बोलो ना, 1 + 1। फॉर्मूले में वैल्यू तो डालो ना भाई, थोड़ा इस पे जोड़ दो। क्या दिमाग बेचोगे क्या कि ये अनयूज्ड ब्रेन है? ले लो, अनयूज्ड ब्रेन है। थोड़ा इस पे प्रेशर लगाओ।
कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया 3। इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 3। अब डायरेक्ट करूंगा, देखो इसका 0 इसका 0, s कितना आ गया 0। अरे इसका चाचा प्लस हाफ और इसका माइनस हाफ, इसका भी प्लस हाफ और इसका, तो कितना आ गया 0। पक्का ना? ये फॉर्मूला वैसे टोटल स्पिन निकालने का है ना? हाँ ठीक है, तुम लोग मतलब ये ठीक लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पूछो कैसे? यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 1/2 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा 1 आएगा ना? और यहाँ टोटल स्पिन कितना है? समझे कि नहीं समझे? तो दिस फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर द टोटल स्पिन। इट्स ओके, जो लिखा था वो सही है। समझा कि नहीं समझा? पक्का? तो इन 3 इलेक्ट्रॉनों का स्पिन कितना है 1/2 इंटू 3, और बाकी इस एक का कितना है -1/2 इंटू, तो टोटल कितना है जोड़ करके 1। फॉर्मूले में भी पुट करके देख लो, तो प्लस ये देखो, ये तो दोनों को 0 कर देंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही दो है, आवाज नहीं आई, और दोनों के दोनों क्लॉकवाइज है, तो प्लस साइन लोगे 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। इसका मतलब फॉर्मूला सही था, बोलो। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे s कितना आ जाएगा 0। भाई इसका प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ 0 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ फॉर्मूले में रखोगे इस मल्टीप्लिसिटी के, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1। अब इसका जरा देखो, इसका 0 0, इसका भी कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना आ गया 1। तो होर्न्स रूल क्या कहता है? वही सब शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होगा जिसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम। तो देखो इसी वाले की मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आ रही है कि नहीं आ रही? पता नहीं समझा कि नहीं समझा? तो तुम कहो इतना लंबा चौड़ा क्यों बोल रहे हो? सर वही बोल दो जो मैं पहले जानता था, कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब शुरू होगी जब सब में एक ऑर्बिटल चला जाएगा। यही बोल दो सर, इतना बकवास क्यों कर रहे हो? बोल सकते हो, बोलो, तो मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। पूछो कैसे? ये देखो D5 क्या हो गया? पूछूंगा which one is correct? क्या बोला? which one is correct electronic configuration, और ऐसे लिख दूंगा और तुम्हारी सारी ज्ञान घोटे गायब हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 हाँ 1 2 3 4 5 हाँ 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 बोलो और 5 ऐसे दे दिए। अब तुमका क्या आ जाएगा? चक्कर। क्या आ जाएगा? चक्कर। D5 का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है? तो तुम क्या कहोगे? सब गलत है? सब गलत होता तो एक तो कोई एक तो करेक्ट होना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू हुर्न्स रूल ऑफ, तुमको लोग हुर्न्स रूल पढ़ाते हैं, हुर्न्स रूल ऑफ, लेकिन उसका नाम क्या है? हुर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी उसकी मम्मी ने प्यार में जोड़ दिया था? नहीं, उसके भी क्या है? लॉजिक। उसको हुर्न्स की मम्मी ने प्यार में नहीं जोड़ा है। अब जरा देखो लॉजिक का इस्तेमाल, बिना उसके नॉलेज अधूरा है। जरा देखें इसका कितना हो जाएगा? प्लस हाफ, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ को क्या कर देगा? कैंसिल। ये बचेगा कितना? प्लस। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1/2 प्लस 1। वैसे इधर देखो m क्या था? 2s प्लस 1। तो जिसकी स्पिन ज्यादा होगी उसी की तो मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पिन। तो निकालो ना निकालो, सबका मतलब एक ही है। इधर कितना आ गया? ये समझता है कि नहीं? कितना आ गया? 1 + 1 2। इधर देखो ये इधर 1/2 ये दोनों का 0 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? 3/2। तो 2 इंटू 3/2 कितना आ गया? 4। इधर देखो 0 0 1/2 बोलो हाँ। तो 2 इंटू यानी इसका कितना आ जाएगा? 2। और इधर जरा देखो ये तो इसका 0 हो जाएगा, तो -3/2 बोलो
फॉर्मूले में डालोगे 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस 1, 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस, बोलो। तो सबसे ज्यादा मल्टीप्लिसिटी इन दोनों में है या इनका है? तो सबसे परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चक्कर आ गया, मजा आया। तो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बड़ी बारीक सी बात है। वो कहता है कि वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होगा जिसकी मल्टीप्लिसिटी, अब रुको जरा, रुको प्रूफ कर देता हूं जिससे तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मान लो मैं एक अलग सा ऑप्शन बना दूं, सपोज इसके बाद तुम्हें धोखा देने के बाद 1 2 3 4 5 जिसमें सबको एज इट इज रख दो। अब इसकी जरा तुम निकालो मल्टीप्लिसिटी, 2 इंटू 5/2 प्लस 1, सबसे ज्यादा आ गया नहीं, इसलिए ऐसा बनाते हैं। नहीं समझा? तो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अगर तुमसे कोई कहे कि उसका मतलब ये है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब पेयरिंग शुरू होगा, तो ये बात सच है, लेकिन ये अधूरा सच है, ये पूर्ण सत्य तो लिखिएगा। According to Hund's rule of maximum multiplicity, those electronic configuration is correct for which the value of multiplicity is maximum. या those electronic configuration is more stable, चाहे जो लिखो सबका मतलब एक ही। Those electronic configuration is more stable for which बोला multiplicity is maximum. For which multiplicity is maximum. उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला लिखो, कैपिटल M is equals to 2s plus 1. How we can calculate total multiplicity? The formula is plus minus 1/2 into number of unpaired electron. Plus minus, बोला? Plus minus 1/2 into number of unpaired electron. This is the formula for the calculation of total multiplicity. जी। हम फॉर्मूले को और सिंपलीफाई करते, अगर m is equal to 2s plus 1 में इसकी वैल्यू रखते तो 1/2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1 है। हाँ, वैसा भी कर सकते। लिख दिया आपने? लिख दीजिए। ए, समझा जो मैंने बताया या नहीं समझा? बस खत्म है, कल खत्म हो जाएगा। अच्छा लीड लिया हम लोगों ने, बहुत परफेक्ट समय में खत्म किया। देखना नहीं तो यूनिट खत्म होता जाता है, प्रिपरेशन कमजोर होती है। अब इस पे तुम धुआंधार प्रैक्टिस ले लो। बिल्कुल दूंगा। हो गया भैया ये? ठीक है। तो यही क्यों सही होता है? क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा होती है। ऐसा है तब तो दीदी बता देती कि यही सही है। आगे मैंने खुजाल कर दिया कि नहीं? आगे अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा है। नेक्स्ट कर दो। नोट कर दीजिए फटाफट। हो गया? नेक्स्ट छाप लो बेटा, आज के लिए इतना पर्याप्त है। मौज लो।